रियल और नॉमिनल वेजेस के दरमियान अभी हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा है। अब हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए जनाब, हमने बात की है कि रियल वेजेस वो होती हैं जो एक्चुअल में जितनी बाइंग पावर आपके पास आ रही है, लेकिन नॉमिनल वेजेस जो होती हैं आपकी टेक होम सैलरी होती है, राइट। तो अगर मैं आपसे एट एनी गिवन टाइम आपसे पूछूं कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपकी नॉमिनल वेज होगी, राइट। अगर आपको 20,000 मिल रहे हैं तो 20,000 इज योर सैलरी। आपको हज़ार रुपये के 20 नोट या उसी तरह से किसी भी और डिनोमिनेशन में आपको टोटल 20,000 रुपीज़ मिल रहे होंगे, लेकिन उन 20,000 रुपीज़ की मनी वैल्यू कम होती जा रही है ओवर द टाइम, तो वो रियल वेजेस हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि रियल वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रियल वेजेस का फॉर्मूला होता है जी, रियल वेजेस या रियल इनकम, वेजेस या इनकम जो वर्ड आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी वेजेस हैं या कम वेजेस हैं, जैसे हम कहते हैं यार नॉमिनल सी अमाउंट है। नॉमिनल से मुराद ये होती है कि जो एक्चुअली आपको मिल रही है डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो ये एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है। रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से शो हो रहा है, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं जी। उन्होंने कहा कि द एनुअल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम 2000 टू 2003 एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर टू द बेस 2000। बेस 2000 का क्या मतलब है, ईयर 2000 को एज ए बेस बनाया गया है, वर एज फॉलोज। तो 2000, 2001, 2 और 3 का डाटा है। 2000 हमारी बेस ईयर है और हर एक साल की इनकम है इतनी और उसका इंडेक्स नंबर 100 है। देखें, अगर वो मुझे ये ना भी बताता कि बेस ईयर जो मैंने 2000 को रखा है, तो मुझे उसके CPI से पता चल जाता कि 2000 इज द बेस ईयर, राइट। आगे चलते हैं जी। उसने मुझे कहा है कि रियल इनकम कैलकुलेट करनी है। रियल इनकम का फार्मूला होता है नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईयर 2002 के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी नॉमिनल इनकम, जो भी इनकम आपको नजर आ रही होती है, वो इनकम जो वो टेक होम कर रहा है, जो घर लेके जा रहा है, दैट इज 200,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस केस में तो हमारी 200,000 ही आंसर आएगा, राइट, 200,000। 2001 की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा जी, नॉमिनल इनकम 225,000 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर विच इज 95 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 236,842। 236,842। अच्छा, 2 कैलकुलेशंस कर ली हैं हमने। बाकी 2 सालों की कैलकुलेशंस करने से पहले ऑप्शंस में से देख लें क्या कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शन बी कहता है कि जो पहले साल का आंसर है वो 200,000 नहीं है। तो हमने पूरी कैलकुलेशन किए बगैर ही सिर्फ 2 कैलकुलेशन से ये पता चला लिया है कि ये वाली ऑप्शन तो ठीक नहीं है। अच्छा, क्या ये ऑप्शन ठीक है? 200,000 है, 238624 है, जबकि हमारा आंसर था 236842। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसने जो सेकंड ईयर है उसका गलत आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 200,000 248643, 248 नहीं है, 236842 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो मैंने 3 ऑप्शंस तो सिर्फ आधी कैलकुलेशन से ही एलिमिनेट कर ली। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ऑप्शंस को भी देखते जाएं साथ साथ में। हो सकता है कि आधा सवाल सॉल्व करने से ही, बल्कि आधे से भी कम सवाल सॉल्व करने से आप तमाम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो और फिर आपका इस तरह से टाइम बचे, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो हमने 1-1 सेकंड बचाना होता है। अच्छा, ये ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए को 200,000 आ रही है, पहली 236,842 आ रही है, 236,842 हमारे पास आ गई। तो अब क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया हुआ है, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसे कह देंगे कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। लेकिन चले मैं बाकी कैलकुलेशन भी कर देता हूँ। 2002 के लिए 250,000 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर इज 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये आंसर आएगा जी 238095। और 2003 के लिए जो हमारे पास रियल वेजेस हैं वो क्या बनेंगी, वो बनेंगी 275,000 डिवाइडेड बाय उसका इंडेक्स नंबर विच इज़ 125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 220,000, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा मजे का है। उसने कहा कि सोहराब एंड कंपनी इंक्रीज्ड द वेजेस ऑफ इट्स वर्कर बाय 20%। सोहराब ने अपनी वेजेस जो हैं वो 20% इंक्रीज कर ली। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है, तो मैं इसको निशान लगा देता हूँ। पहले मैं अगले सवाल कर लूँ, फिर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 से 220। एक टाइम पीरियड था, कुछ ईयर 1 होगा, ईयर 2 होगा, इन दोनों के दरमियान में जो इंडेक्स नंबर है वो 110 से 200 हो गया है। द सैलरी ऑफ वर्कर इज आल्सो रेज फ्रॉम 325 से 500। तो सैलरी ऑफ द वर्कर यानी कि जो नॉमिनल सैलरी आपको मिल रही थी वो 325 से 500 हो गई है, लेकिन उन्हें लगता है कि द वर्कर डज नॉट गेट रियली गेन। उनको लगता है कि वर्कर्स को वाकई ही गेन नहीं हुआ है। देन द रियल वेजेस इज डिक्रीज्ड बाय, किस अमाउंट से रियल वेजेस इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं। तो ये सिंपल है, उसने आपको 2 सालों के इंडेक्स नंबर दे दिए हैं, दोनों सालों के नॉमिनल वेजेस भी दे दिए हैं, आपकी टेक होम सैलरी भी दे दी है, और आपसे पूछा है कि बताएं कि इन दोनों ईयर्स के दरमियान में जो आपकी वेजेस है उसमें कितना रियल वेजेस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया। तो सबसे पहले 2010 की जो स्टार्टिंग ईयर है जिसका इंडेक्स नंबर 110 है,
क्या उसकी नॉमिनल वेजेस आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये 325 है। और जो दूसरा साल है जब इंडेक्स नंबर 200 होता है, उसकी नॉमिनल वेजेस हैं 500। उसने हमसे रियल वेजेस का इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है, तो पहले तो हम दोनों ईयर्स का रियल वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्ज करें हम कहते हैं कि ईयर नंबर 1, ठीक है जी, और ईयर नंबर 2। सबसे पहले नॉमिनल वेजेस ईयर 1 की कितनी है? 325, और ईयर 2 की वेजेस कितनी है? 500। सीपीआई की अगर हम बात करें तो वो कितना है जी? 110 है और 200 है। तो अब हमने अगर रियल वेजेस कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? रियल वेजेस का फार्मूला क्या होता है जी? नॉमिनल डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। तो नॉमिनल है जी 325 डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास रियल वेजेस ईयर 1 की आ रही होंगी 295.45। अच्छा जी, जब टाइम गुजरा और दूसरा साल आया, जिस साल में दूसरे साल से मुराद है कि वो दूसरा साल जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारी नॉमिनल वेजेस हो गई 500 की और उस वक्त सीपीआई था 200। तो मैं जो कैलकुलेशन करूंगा डैट विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो रियल वेजेस आएंगी सेकंड ईयर की वो बनेगी 250.00। अच्छा, ज़रा गौर से देखें, ईयर 1 में वो 325 रुपये उसे मिल रहे थे, वो 325 रुपये घर लेके जाता था, ये उसकी नॉमिनल सैलरी थी। लेकिन जब हमने उसकी बाइंग पावर कैलकुलेट की तो उसकी बाइंग पावर थी, या जिसे हम रियल वेजेस भी कहते हैं, वो थी 295.45, राइट। जब हमने कुछ टाइम गुजारा और उसके बाद दोबारा एक साल में देखने लगे तो उस वक्त आपकी नॉमिनल वेजेस थी 500 की और आपका इंडेक्स नंबर था 200। तो फिर जब आपकी रियल वेजेस कैलकुलेट की तो वो बनी 250 रुपये। यानी कि अगर रुपयों में बात करें तो पहले उसको 325 रुपये मिलते थे, अब उसे 500 रुपये मिलते हैं। सैलरी में तो इंक्रीज आ गया, लेकिन अगर हम लोग बाइंग पावर की बात करें तो जो महंगाई हुई है वो उस सैलरी में इंक्रीज से भी ज़्यादा हुई है, राइट। तो पहले वो 295 रुपये जितनी उसकी वैल्यू थी, उसके पास जो बाइंग पावर थी, वो यहाँ जो रियल इनकम थी वो 295 रुपये थी, लेकिन अब वो सिर्फ 250 रुपये रह गई है। तो हम कह सकते हैं कि उसको 45.45 का डिक्रीज हुआ है, राइट। अच्छा जी, ये तो था कि उसने हमें नॉमिनल वेजेस दे दी हुई थी और हमारे पास ये दोनों चीज़ें थी। व्हाट इफ कि वो हमें नॉमिनल वेजेस दे ही ना, वो हमें परसेंटेज में भी चीज़ें बता सकता है, तो हमें यहाँ पे एक्स अज्यूम करके कैलकुलेशन कर लेनी है, जैसे इससे ऊपर वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। अब सोहराब एंड कंपनी इंक्रीजेज द वेजेस ऑफ इट्स वर्कर बाय 20%। कितनी वेजेस थी किसी को नहीं पता, लेकिन एक साल के अंदर उसकी वेजेस 20% इंक्रीज हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा 20% यानी कि परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट में यानी कि ईयर 1 पे सैलरीज थी एक्स और ईयर 2 पे जो सैलरीज थी, जो नॉमिनल सैलरीज थी, वो क्योंकि उसमें 20% इंक्रीज होगा, हमें पता है 20% इंक्रीज का मतलब ये है कि इसमें 1.2x हो जाना, राइट। ठीक है जी, तो ये नॉमिनल सैलरीज उसने दी हुई हैं। और फिर उसने कहा है कि जी प्राइस इंडेक्स 240 से 270 पे चला गया है, तो आपने बताना है कि रियल इंक्रीज या डिक्रीज वेजेस में कितना है। सेम यही सवाल है, लेकिन उसने नॉमिनल वेजेस नहीं बताई हैं। नॉमिनल वेजेस की जगह पे हम लोगों ने कहा है कि x है और 1.2x है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। हम लोग बात करते हैं ईयर की, 2005 और 2006 है जी। जो नॉमिनल वेजेस हैं x थी साल के शुरू में और 20% इंक्रीज के बाद ये 1.2x हो गई हैं। CPI की अगर हम बात करें तो पहले था 240, अब हो गया है 270। तो अब ज़रा थोड़ी सी ध्यान से हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। CPI से क्या मैं रियल वेजेस निकाल सकता हूँ? तो मेरी रियल वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी? रियल वेजेस का फार्मूला होता है नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 100। मसला ये है कि नॉमिनल वेजेस अमाउंट में नहीं है, एक्स में है। तो क्या करें, छोड़ के भाग जाएं? नहीं, बिल्कुल भागना नहीं है, हमने x लिख देना है, सिंपल है। डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो रियल वेजेस बनेंगी पहले साल की वो बनेंगी 100x डिवाइडेड बाय 240। ठीक है, अभी हमें x नहीं पता, लेकिन ये भी हमारे पास एक नंबर ही है, ये जिसको हम कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 2006 की रियल वेजेस कैलकुलेट करते हैं। 2006 की रियल वेजेस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होती है नॉमिनल वेजेस। इस वक्त नॉमिनल वेजेस कितनी है? 1.2x की हैं, डिवाइडेड बाय इस वक्त इंडेक्स नंबर कितना है? 270 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा 120x डिवाइडेड बाय 270, राइट। तो ये मेरे पास आ गई हैं दूसरे साल की यानी कि 2006 की रियल वेजेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल वेजेस में इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड ईयर में सिर्फ पहले साल की वेजेस माइनस कर देता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि
250 में से 295.45 माइनस किया था तो मेरे पास माइनस में 45.45 आया था, जिसको मैंने कहा था कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से मैं जो सब्सीक्वेंट ईयर है उसमें से उसका प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ रियल वेजेस की माइनस करूँगा तो मेरे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन रियल वेजेस आएगा। अच्छा ज़रा देखें, 100x डिवाइडेड बाय 240 माइनस 120x डिवाइडेड बाय 270 करना है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया। हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले इसमें से x जो है वो साइड पे करते हैं, तो अब हमारे पास एक फ्रैक्शन रह जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 240 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 270। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास, क्योंकि x इधर भी था और इधर भी था, तो और ये दोनों आपस में ऐड या लेस हो रहे थे, यानी कि माइनस हो रहे थे, तो मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया है और x साइड पे कर दिया और अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस रह गई हैं। तो जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया है इसके ऊपर बहुत इजीली आप फ्रैक्शन की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। लीजिए जनाब, आपके पास कैलकुलेटर आ गया है, आपने ये देखें ये फ्रैक्शन का बटन है, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे और आपने देखा कि कर्सर अभी ऊपर ब्लिंक कर रहा है। आप 100 टाइप करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे, आप नीचे आ जाएंगे, 240 राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप फ्रैक्शन एंट्री से बाहर निकल आएंगे, माइनस फिर दोबारा फ्रैक्शन एंट्री में एंटर हो 120 डिवाइडेड बाय 270। तो जब आप इसे इक्वल टू करेंगे तो आपके पास जो चेंज आएगा डैट विल बी इक्वल टू -1/36। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें चेंज आ रहा है -1/36x का, राइट। जितनी भी आपकी सैलरीज थी उसमें चेंज आ रहा है, रिडक्शन आ रही है, डिक्रीज हो रही हैं -1/36 से। तो अगर उसने आपसे ये पूछा होता कि बताएं कि सैलरी में कितना डिक्रीज आया है, तो हम कहते हैं जी सैलरी में इतना डिक्रीज आया, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ें तो उसने मुझे पूछा हुआ है कि कंप्यूट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रियल वेजेस, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। देखें उसने परसेंटेज में बताया हुआ है, पूछा हुआ है इंक्रीज, बताएं कि परसेंटेज में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो जब हम परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारा जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है स्टार्टिंग वैल्यू से, यानी कि पहले साल की वैल्यू विच इज़ 100/240, 100/240x। तो परसेंटेज चेंज के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, राइट। तो जब हम परसेंटेज चेंज के ऊपर जाएंगे तो x से कट जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कर सकते हैं। फ्रैक्शंस क्या कहती हैं, फ्रैक्शंस का हमारा आंसर आया जी -1/36 डिवाइडेड बाय एक और फ्रैक्शन, इसको एक और फ्रैक्शन से डिवाइड करना है विच इज़ 100 डाउन टू 40। इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/15, यहाँ से 1 -0.0 और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 6 जो है अब ये रिकरिंग